नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मेरी किताबें। पुस्तक 1% फॉर्मूला, जिसके लेखक हैं टॉम कॉनेलन। अध्याय 7। चक्र पूर्ण हुआ। 1% समूह के सदस्यों से सीखने के सत्र पूरे हो चुके थे, लेकिन केन को यह जानकर खुशी हुई कि यात्रा का अंत यहीं नहीं हुआ। जेफ से मिलने के बाद 5 सप्ताह में 1% के फॉर्मूलों के सिद्धांतों ने केन की ज़िंदगी के हर पहलू में जड़ें जमा ली थी और उसकी समझ हर दिन बढ़ रही थी। केन ने नियमित रूप से अपने कार्यसूची की जांच करके देखा कि वह किन सिद्धांतों पर अमल करने का अच्छा काम कर रहा है। इस तरह वह खुद को उन सिद्धांतों की याद भी दिलाता रहता था जिन्हें उसे ज़्यादा निरंतरता से लागू करने की ज़रूरत थी। जेफ के साथ अपने सत्र के बाद बनाई सूची पढ़ने से उसे कुछ आदतों के परिवर्तन की याद आई, जिन्हें वह निकट भविष्य में कदम दर कदम लागू करने की योजना बना रहा था। नंबर 1, एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों के साथ दैनिक समय सारणी बनाएं। नंबर 2, एकाग्रता से एक बार में 90 मिनट से ज़्यादा काम ना करें और ऐसे 2 सत्रों के बीच आराम के अंतराल रखें। नंबर 3, हर सप्ताह आराम के कम से कम 3 अंतरालों में 20 मिनट तक व्यायाम करें। नंबर 4, दिन में 10 से 30 मिनट तक झपकी लें। नंबर 5, रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लें। नंबर 6, नियमित वैकेशन मनाएं। केन ने अपना नोटपैड बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखा और ड्राइविंग रेंज वाली रात के पहली बार लाल बेसबॉल कैप पहनी। वह आईने के पास चलकर गया, कैप सीधी की और कॉलर ठीक की। फिर वह अपने प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराया। जब वह लाल कैप पहनकर डिनर में जाएगा तो कार्लोस निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे। केन कार्लोस के घर पर आयोजित डिनर की राह देख रहा था, क्योंकि वहां एक बार फिर 1% समूह के सदस्यों से मिलेगा और पहली बार उन्हें एक साथ देखेगा। जब कोच जिम ने फ़ोन करके हालचाल पूछे और उसे इस मिलन समारोह में आमंत्रित किया तो उसने खुद को सम्मानित महसूस किया। उसने अपनी चाबियां उठाईं और दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसने अपने प्रतिबिंब को दोबारा देखा और किसी चीज़ की वजह से वह ठिठक गया। कुछ अलग था। वह ज़्यादा अच्छी तरह देखने के लिए और करीब पहुंचा। फिर वह मुस्कुराया जब उसे एहसास हुआ कि कोई चीज़ बदल गई थी और बेहतर बन गई थी। यह उसके बाल नहीं थे, वह उसके कपड़े नहीं थे, यह तो वह खुद था। जब केन पहुंचा तो कार्लोस घर के बाहरी इलाके में उत्साह से जिरह कर रहे थे। एक दूसरे को देखते ही वे दोनों लगातार हंसने लगे। ओह! समानता पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कार्लोस चिल्लाए। उन्होंने भी इस मौके पर अपनी लाल बेसबॉल कैप पहन रखी थी और उनके चेहरे के भाव से काफ़ी स्पष्ट था कि वे केन को हैरान करना चाहते थे। देखा, महान लोग एक जैसा सोचते हैं। ठीक है, केन ने कहा। कार्लोस टोंग नीचे रखकर आगे आए और केन से हाथ मिलाया। स्वागत है केन, आपसे मिलकर सचमुच अच्छा लगा। खुशी है कि आप प्रक्रिया में जुटे रहे, उन्होंने कहा। फिर केन के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारते हुए उन्होंने आगे जोड़ा, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। 1% समूह के ज़्यादातर लोग बड़ी डिनर टेबल पर बैठे थे। कोच जिम उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। बॉब भी खड़े होकर बोले, केन, मैं जानता था कि आप ये यात्रा पूरी कर लेंगे। क्रिस और पेट ने आकर केन को गले लगाया। उन दोनों ने टिप्पणी की कि केन बहुत अच्छा दिख रहा था। उसने उन्हें धन्यवाद दिया, चारों ओर देखा और पूछा कि जेफ कहाँ हैं। ठीक उसी समय ट्राई एथलीट जेफ वहां आ गए। कार्लोस, बॉब, जिम, क्रिस और पेट ने तालियों, सीटियों और हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। शोरगुल की आवाज़ों के बीच जिम ने केन को बताया कि अल्ट्रा मैराथन के बाद वे लोग जेफ को पहली बार देख रहे थे, जिसके लिए वे इतने महीनों से प्रशिक्षण ले रहे थे और जो उन्होंने पिछले सप्ताहांत पर जीत ली थी। केन ने
हर्ष ध्वनि में अपनी आवाज़ भी जोड़ दी और एक बार फिर से सभी ने हाथ मिलाए तथा गले मिले। अतिथि बैठ गए और जेब से रेस के बारे में पूछने लगे, जबकि कार्लोस ने ग्रिल करने का काम पूरा किया और भोजन के बर्तन टेबल पर लाने लगे। जब जेब ने अपनी जीत की कहानी पूरी की तो इसके बाद बातचीत के बजाय खाने का दौर शुरू हो गया। कार्लोस, आपने यह एक बार फिर कर दिया है, बॉब ने कहा। ओह, यह तो लाजवाब है, कोच जिम ने कहा। पैट बस वाह ही कर पाए। कार्लोस आदर्श डिनर मेजबान थे और बार बार उठकर देख रहे थे कि हर एक का पानी का गिलास पूरा भरा हो। वे मेहमानों की ओर अतिरिक्त सलाद और ब्रेड रोल की प्लेट्स भी बढ़ाते जा रहे थे। धीरे धीरे बातचीत एक बार फिर शुरू हो गई और केन मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। ये असाधारण लोग एक दूसरे को ताज़ा जानकारी दे रहे थे कि उनके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा था। उन्होंने मजाक किया और एक दूसरे को छेड़ा जब उन्होंने उन सफलताओं के बारे में बताया जो उन्हें हाल में मिली थीं। उन्होंने अपनी वर्तमान तथा भावी गतिविधियों के बारे में बताया। जब किसी ने अपनी चुनौतियां बताईं तो सभी ने अपने समर्थन का वादा किया। जब खाने की गति धीमी हो गई और पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा संतुष्टि की सांस लेने लगा तथा परसने लगा तो केन को एहसास हुआ कि वही अकेला ऐसा था जिसने अब तक अपने जीवन में हुई घटनाओं की जानकारी नहीं दी थी। कार्लोस एक बार फिर से जांच करने के लिए उठे कि अतिथियों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, लेकिन सभी ने हाथ लहराकर उन्हें दोबारा बैठा दिया। उनमें से ज़्यादातर टेबल के दूसरे सिरे पर बैठे बॉब की ओर देख रहे थे, जिनके चेहरे का भाव बहुत गंभीर हो गया था। देवी और सज्जनों, मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है। अब सभी गंभीर दिख रहे थे, कार्लोस और केन को छोड़कर, जो हैरान थे। तब बॉब और बाकी लोगों ने टेबल के नीचे हाथ डाला और हर एक ने लाल कैप निकाली। जब उन सभी ने अपनी कैप पहन ली तो हर व्यक्ति हंसने लगा। मुझे आप लोगों पर यकीन नहीं हो रहा है, कार्लोस ने कहा, और यह बात सचमुच उनके दिल को छू गई थी। मैं जानता हूँ कि आप में से 2 को हाल ही में कैप मिली है। जब आपने ये प्रक्रिया शुरू की थी, उन्होंने सिर हिलाकर केन और जिम की तरफ इशारा किया। लेकिन आप बाकी लोग जो मुझसे पहले से यहाँ थे, आपने खास तौर पर उनका इंतज़ाम किया होगा। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी ने कार्लोस की बातों पर जयध्वनि की। हर एक ने उन्हें उनकी मित्रता के अलावा इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतना बेहतरीन उत्सव आयोजित किया। उसके बाद की खामोशी में केन ने अपना गला साफ किया और बोला, वह अचानक अपनी उम्मीद से ज़्यादा भावनात्मक महसूस करने लगा। मैं आपको खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कार्लोस। कोच जिम ने बिल्कुल सही कहा था कि 1% के फॉर्मूले के बारे में मुझे सिखाना शुरू करने के लिए आप बेहतरीन व्यक्ति हैं। जिम, जाहिर है ये आप ही थे जिन्होंने पहली बार मेरी आंखें खोली और इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच सिर्फ 1% का फ़र्क होता है। इस जानकारी ने मेरे लिए संभावनाओं के संसार का ताला खोल दिया। आपने मुझे दिखाया कि हालांकि मैं कभी किसी खास व्यक्ति की तरह ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा। यहाँ उसने विशेष रूप से जेफ की ओर देखा और हर कोई दबी हंसी हंसने लगा। लेकिन यदि मैं बीते हुए कल के मुकाबले आज बेहतर करने का समर्पण करूं, तो मेरे पास एक विजेता का हृदय रह सकता है। मैं बाकी लोगों से 100% बेहतर तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं 100 चीज़ों में 1% बेहतर जरूर बन सकता हूँ। यह ताकत वाली बात है, केन ने कहा और चारों तरफ लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वैसे जिम, जब आपको फुटबॉल के कोच के रूप में अपने सीजन की जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने काफ़ी विनम्रता दिखाई थी। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि उनकी फुटबॉल टीम अब इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है कि अगले सप्ताह जैक और उसके साथी फाइनल खेलने जा रहे हैं। हर एक ने तालियां बजाईं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैक और दूसरे लड़के 1% की मानसिकता सीख रहे हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में प्रदर्शन को निरंतर बेहतर करने वाली योग्यताएं और नज़रिए सीख रहे हैं। चाहे वे किसी भी कैरियर मार्ग का अनुसरण करने का चुनाव करें
मैं सोचती हूँ कि यह उन सबसे बड़े तोहफों में से एक है जो आप किसी बच्चे को दे सकते हैं, क्रिस ने कहा और हर एक ने बुदबुदाकर जिम का अनुमोदन किया। जब सभी का ध्यान एक बार फिर केन पर केंद्रित हो गया तो उसने आगे कहा, फिर मैं आपसे मिला कार्लोस। मैंने सोचा था कि प्रदर्शन इसलिए बेहतर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे पास प्रेरणा का अभाव था और मैं प्रेरित महसूस नहीं कर रहा था। आपकी बदौलत मैंने अचानक देखा कि प्रेरित होने का इकलौता तरीका उठना और कुछ करना है। मैं निष्क्रियता की वजह से अपनी जगह पर अटका हुआ था, लेकिन अगर मैं बस कार्य शुरू कर दूं तो मैं उस निष्क्रियता को तोड़ दूंगा। मैं गति बना लूंगा और गतिमान बना रहूंगा। जाहिर है कि इस आखिरी जानकारी का सारा श्रेय पैट को जाता है। मैं कभी भौतिकी में बेहतरीन नहीं रहा, कार्लोस ने कहा। हाँ, आपको धन्यवाद पैट, केन ने उनकी तरफ सम्मानजनक ढंग से सिर हिलाते हुए कहा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कार्लोस ने मुझे दिखाया कि चूंकि कार्य एक प्रबल प्रेरक शक्ति है, इसलिए मुझे अपने लक्ष्यों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए और अपने कार्यों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि मैं किसी कार्य को जितना ज़्यादा करता हूँ उसे करते रहने के लिए मैं उतना ही ज़्यादा प्रेरित रहूँगा। पैट बातचीत में शामिल हुई। जब भी मैं महसूस करती हूँ कि मैं उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ जो मुझे अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जाते, तो मैं अपने दिमाग में कार्लोस के शब्द सुनती हूँ। उन कार्यों को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं है जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा कहा। फिर केन एक पल के लिए ठहरा और एक नैपकिन पर कोई चीज़ लिखी। सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। जब कार्लोस ने मुझे अपना रेखाचित्र दिखाया, उसने अपना प्रेरणा कार्य रेखाचित्र ऊपर उठाया ताकि हर कोई उसे देख ले। तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ जान गया था जो मुझे जानने की ज़रूरत थी। प्रेरणा डैश कार्य, केन ने कहा। फिर मैं पैट से मिला जिन्होंने एक बिल्कुल नया शक्तिशाली विचार दिया, लीवरेज। अब मैं हर दिन अपने कार्यों में छोटे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जिनसे मेरे परिणामों में बड़े परिवर्तन उत्पन्न होंगे। मेरे प्रदर्शन में सुधार दिखने लगा है। केन के बोलते समय कार्लोस ने उसे कुछ नैपकिन थमा दिए और केन ने दूसरा रेखाचित्र खींचकर उसे सबको दिखाया। 20/80 सिद्धांत, कामकाजी व्यवहार बटे कामकाजी परिणाम। उसने सीधे पैट की ओर देखा और कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने ये सोचा था कि आपने सिद्धांत का नाम गलत बताया। मुझे पता होना चाहिए था कि आप इसमें विशेषज्ञ होंगी। ओह, तो उन्होंने आपकी भी टांग खींची थी, क्रिस ने कहा और पैट को हल्के से कोहनी मारी जो उनकी बगल में बैठी थी। बॉब ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई। जिम ने एक पल के लिए बेसबॉल कैप का नकाब अपनी आंखों पर खींचा और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं नाम के परिवर्तन के बारे में शुरू में ही बता सकती थी, पैट ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तब मज़ा कहाँ आता। वाह, बढ़िया था, केन ने कहा। वह उठकर खड़ा हुआ और टेबल पर झुक गया। फिर उसने तथा पैट ने एक दूसरे की हथेली पर ताली मारी। कैट ने खुद को ज़्यादा गंभीर होता महसूस किया जब उसने इस प्रक्रिया में अपनी अगली अवस्था के बारे में सोचा। उसने टेबल के सिरे की ओर देखकर कहा, बॉब, आपके प्रति मेरी सबसे गहरी कृतज्ञता है, लेकिन यह सुनना मुश्किल था कि उत्कृष्टता का कोई शॉर्टकट नहीं है। टेबल पर चारों ओर देखते हुए केन इस नतीजे पर पहुंचा कि वह एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो यह पता चलने पर थोड़ा अभिभूत हो गया था कि किसी क्षेत्र में सचमुच असाधारण बनने के लिए 10,000 घंटों के सुविचारित अभ्यास की ज़रूरत होती है। जाहिर है, सीखने वाला संदेश दरअसल यह है कि हम में से जो लोग अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने काम में हर दिन बेहतर बनना चाहते हैं, उन्हें सुविचारित अभ्यास में समय लगाने की ज़रूरत होती है। बॉब, इससे काफ़ी मदद मिली है कि आपने मुझे ऐसे साधन प्रदान किए जिनकी ज़रूरत मुझे रोज़मर्रा के कामों को सुविचारित अभ्यास के अवसर में बदलने के लिए थी। मैंने ये आकलन शुरू किया
कि मैं कुछ कार्यों को कितनी अच्छी तरह करता हूँ और अगली बार उन्हें बेहतर कैसे बना सकता हूँ। मैं कुछ चतुर विश्वसनीय लोगों को पहचानने की प्रक्रिया में हूँ जिनसे मैं सृजनात्मक फीडबैक मांग सकूँ। आपने मुझे सिखाया कि सीखने और खुद का विस्तार करने के लिए मुझे ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए जो मुझे अपने आरामदेह दायरे के बाहर धकाएं, बशर्ते कि मैं समर्थन के साथ उन्हें हासिल कर सकूं। वास्तव में आपने मुझे सोचने के लिए सचमुच प्रेरित कर दिया। मैं आशा करता हूं कि आप इसे प्रशंसा के रूप में लेंगे। मैंने दरअसल एक रेखा चित्र बनाया है जिससे मुझे विचार का चित्र देखने और याद रखने में मदद मिले। क्या आप इसे देखना पसंद करेंगे? शर्त लगा लें, बॉब ने कहा और आगे की ओर झुके जब केन ने एक और नैपकिन लिया तथा उस पर रेखा चित्र खींचा। टूटने का बिंदु 10, 9 टूटने का बिंदु, 8 टूटने का बिंदु, 7 अत्यधिक दबाव समर्थन के साथ संभाल सकता हूँ, नंबर 6 अत्यधिक दबाव समर्थन के साथ संभाल सकता हूँ, 5 अत्यधिक दबाव समर्थन के साथ संभाल सकता हूँ, 4 विस्तार, 3 विस्तार, 2 विस्तार, 1 प्रारंभ। यह बहुत बढ़िया है केन, बॉब ने कहा, जो उस रेखा चित्र से प्रभावित हुए थे। उन्हें गर्व था कि उनके शब्दों का केन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। यह एक मूल्यवान शिक्षण साबित होगा। 1% का समूह रेखा चित्र को एक दूसरे की ओर बढ़ाने लगा ताकि सभी इसे देख सकें। कार्लोस ने कहा, बेहतरीन। जिम बोले, धन्यवाद, इससे विचार बहुत स्पष्टता से समझ आता है। केन ने आगे कहा, क्रमिक तनाव के बारे में जानने पर मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने अतीत में अपने लिए कोई लक्ष्य तय किया था तो कई बार मैंने पूरी तरह सोचा भी नहीं था कि इसे हासिल करने के लिए दरअसल इसकी ज़रूरत होगी। हो सकता है कि उस वक्त मैं अपने आरामदेह दायरे में एक के तनाव स्तर पर था, लेकिन मैं अचानक अपने लिए बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर देता था, यह समझे बिना कि यह मुझे 5, 6 या 7 के तनाव स्तर पर पहुंचा देगा और इसे हासिल करने के लिए मुझे बाहरी समर्थन की आवश्यकता होगी। या इससे भी बुरी बात, मैं अपने लिए एक असाधारण ऊंचा लक्ष्य तय कर देता था जो मुझे 8, 9 या 10 पर रख सकता था, जो लगभग असंभव था। आपके टूटने का बिंदु, पैट ने कहा, जिन्हें अभी अभी रेखा चित्र थमाया गया था। भले ही मेरे पास संसार का सारा समर्थन हो और मैं उस लक्ष्य को हासिल करने में पूरी जी जान लगा दूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उसे हासिल कर ही नहीं सकता था। फिर केन नीचे देखते हुए बोला, अंत में मुझे निराशा ही हाथ लगती थी। मैं पराजित और असफल महसूस करता था। तो आप क्या करते थे? जिम ने पूछा। मैं अपने लक्ष्य एक बार फिर से नीचे की तरफ तय करने लगता था, यानी 1 पर लौट आता था जिसमें तनाव ना हो। एक बार यह करने के बाद सब कुछ आसान हो जाता था। अब जब मैं कोई लक्ष्य तय करता हूँ तो मैं ये रेखा चित्र देखकर खुद से पूछता हूँ कि लक्ष्य की दिशा में काम करते समय मैं किस तनाव स्तर पर रहूँगा। मैं या तो 2 या और 4 के बीच के स्ट्रेच स्तर का लक्ष्य बनाता हूँ, या अगर यह कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे किसी विश्वसनीय मित्र या कोच या सहकर्मी से सही समर्थन मिल सकता है, तो मैं 5 से 7 के बीच के स्ट्रेन स्तर का लक्ष्य बनाता हूँ। मुझे यह भी एहसास हुआ कि लीडर के रूप में मुझे उन लक्ष्यों को देखने की ज़रूरत है जो मेरे आसपास के लोग तय करते हैं। मुझे यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि कहीं वे खुद को पूर्ण असफलता के लिए तो तय नहीं कर रहे हैं और मैं उन्हें सीखने तथा विकास करने में सही मात्रा में समर्थन दे रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि पहले मैं कई बार बहुत ऊंचे लक्ष्यों पर जोर देता था, लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं देता था। लक्ष्य तय करने और समर्थन के प्रति आपके नए नज़रिए से आपको और आपके आसपास लोगों को परिणाम दिखेंगे। आप पराजित नहीं होंगे और तुरंत छोड़ देंगे, जेफ ने कहा। अब केन, क्या मैं आपको इस बारे में कुछ बता सकता हूँ कि आपको किस प्रकार के समर्थन की तलाश करनी चाहिए? अवश्य, केन ने कहा। मैं दरअसल कुछ सलाह की उम्मीद कर रहा हूँ। जब आप प्रदर्शन के एक नए स्तर पर पहुँचने के लिए
अत्यधिक दबाव वाला कार्य करना चाहते हैं तो दो तरह के समर्थनों पर विचार करने की ज़रूरत होती है, जेफ ने कहा। पहले प्रकार का समर्थन उन बाधाओं को हटाने का काम करता है जो आपको नए स्तर पर पहुंचने से रोक रही हैं। दूसरे प्रकार का समर्थन आपको ऊपर पहुंचाने के लिए सहायता या मार्गदर्शन देता है। ये असल जीवन में कैसे काम करता है, केन ने पूछा। एक उदाहरण देखें। मेरी एक मित्र तैराक है। वह ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लेती है और मुझे पूल की सुविधाएं दिखाने ले गई। सेंटर दोनों प्रकार का समर्थन प्रदान करता है। ज़्यादातर लोग यह बात नहीं जानते हैं, लेकिन ओलंपिक तैराक पूल में प्रशिक्षण लेते समय इधर से उधर इतना सारा पानी उछालते हैं कि सतह के ठीक नीचे की हवा पानी की छोटी छोटी बूंदों से भर जाती है। धुंध की तरह इतने सारे पानी का मतलब होता है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो आपका मतलब है कि वे जितना कठोर प्रशिक्षण लेते हैं उनके शरीर को शक्ति देने के लिए उतना ही कम ईंधन उपलब्ध रहता है, केन ने पूछा। बिल्कुल सही कहा, जेफ ने कहा। कल्पना करें कि आप पहले से ही उस स्तर का प्रशिक्षण ले रहे हैं जो आपके अधिकतम प्रदर्शन स्तर जैसा महसूस होता है और आपका कोच आपसे थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करने को कहता है, लेकिन आपके फेफड़ों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना। इस समस्या को दूर करने के लिए वे पूल के ऊपर हवा बहाते हैं ताकि पानी की छोटी छोटी बूंदें बिखर जाएं। यह आश्चर्यजनक है, केन ने कहा। मैं इसका मतलब समझ सकता हूँ। इस तरह का समर्थन किसी ऐसी चीज़ को हटाता है जो आपको प्रदर्शन का ज़्यादा ऊंचा स्तर हासिल करने से रोक रही है। उन्होंने पूछा, आप समझ गए। जब तैराक अगले स्तर पर जाने को तैयार होते हैं तो सेंटर वाले एक और आश्चर्यजनक चीज़ करते हैं। आप जानते हैं कि किसी चीज़ को नए तरीके से करने की कोशिश कितनी अजीब महसूस हो सकती है। निश्चित रूप से जानता हूँ, केन ने कहा और क्रिस की ओर देखकर मुस्कुराया। ओलंपिक खिलाड़ी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। इसलिए कोच तैराक को मशीन से बांध देता है जो उसे पानी में उसके लक्ष्य से ज़्यादा तेज गति से खींचती है। इस तरह उसे प्रदर्शन के ज़्यादा ऊंचे स्तर के आदी होने का मौका मिलता है। अद्भुत, केन ने कहा और कल्पना की कि ऐसे समर्थनकारी लोग संगठन और साधन मिलने पर वह कितना कुछ हासिल कर सकता है जो उसके लिए इसी तरह से काम कर सके। समर्थन के इन दोनों प्रकारों के साथ एक बार जब तैराक प्रदर्शन के नए स्तर को कायम कर लेती है तो वह पहले अत्यधिक दबाव का स्तर हुआ करता था। जेफ को केन का रेखाचित्र मिल गया था। इसमें उन्होंने 5 से 7 के दायरे की ओर इशारा किया जो अब तक उसका नया आरामदेह दायरा बन जाता है। वह इस प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू कर सकती है, अत्यधिक दबाव वाले स्तर के अगले लक्ष्य की ओर बढ़ सकती है। जाहिर है, समर्थन के साथ, केन ने कहा। बिल्कुल, बॉब ने कहा। केन, मैं केवल यह कह सकता हूँ कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आपने वे सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं जिनका आपने जिक्र किया। यह न भूलें कि लक्ष्य तय करना और उसे देखते रहना अहम है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का एकमात्र तरीका एक बार में एक कदम उठाना है। आगे की योजना बनाएं, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करें। मुझे आपकी बात अच्छी तरह याद है, केन ने धन्यवाद देते हुए कहा। देखिए, कोच जिम और क्रिस दोनों ही जानते हैं कि बीच में एक मुश्किल दौर आया था। उसने उन दोनों की ओर देखा और उन्होंने समझ भरी मुस्कान दी। क्रिस, मेरे दिमाग का ताला खोलने के लिए आपको धन्यवाद, जिससे मैं 1% के फॉर्मूले के असीमित लाभ देख पाया। आपने मुझे दिखाया कि लंबे समय में लाभ बढ़ते चले जाते हैं यदि मैं बॉब के दिए साधनों का इस्तेमाल करूं और सही योग्यताओं का सुविचारित अभ्यास करूं, तो मेरा प्रदर्शन दरअसल बहुत तेजी से बेहतर होगा, क्योंकि मैं बेहतर को बेहतर बना रहा हूँगा। बिल्कुल केन, क्रिस ने कहा। इससे मेरे लिए चीज़ें बदल गईं जब मुझे पता चला कि परिवर्तन का असहज या मुश्किल महसूस होना स्वाभाविक था, भले ही परिवर्तन सकारात्मक हो। आपने इस बारे में भी बताया कि हमारे कुछ पुराने विचारों और पुराने तरीकों को छोड़ना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह एहसास भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है
कि आप किसी चीज़ को जकड़े हुए हैं और आपको उसे ढीला छोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए इस विषय पर मैं कुछ और सुनने में सच्ची दिलचस्पी रखता हूँ। अगर आप में से कोई इस बारे में कोई आप बीती बताना चाहते हो तो कृपया बता दें। जेफ सबसे पहले बोले, मेरी चोट और सारे ऑपरेशंस तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के बाद मुझे यह स्वीकार करने में काफ़ी समय लग गया कि मैं दोबारा ओलंपिक के स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। जब मैंने ढीला छोड़ने की शक्ति के बारे में सीखा तो मुझे एहसास हुआ कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे स्वयं के बारे में पुराने विचार, ओलंपिक खिलाड़ी होने के विचार को छोड़ने की ज़रूरत है। मुझे एहसास हुआ कि मेरा दुखड़ा बहुत लंबा खिंच गया था, इसलिए मैंने इस विचार को छोड़ दिया कि मेरी पूरी पहचान और अहमियत एक खास क्षेत्र में मेरी उपलब्धियों पर निर्भर थी। जब मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे सामने मेरा पूरा भविष्य खुल गया। अब मैं इतना खुश और सफल हूँ जितना सपने में भी नहीं सोच सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नई वास्तविकता को स्वीकार करने और अंगीकार करने में समर्थ था। आप हम सभी के लिए प्रेरणा हैं, पैट ने कहा। मेरी भी एक कहानी है। जब मैंने पहले अपने घरेलू ऑफिस से काम शुरू किया तो मैंने सोचा कि हर कोई मुझसे सुपर वुमन बनने की उम्मीद करता था, जो निश्चित रूप से मैं खुद से करती थी। मैंने अपना सारा समय खाली कर लिया था, जो पहले यात्रा और मीटिंगों में बीतता था। मैंने सोचा अब मैं हर चीज़ आदर्श तरीके से करूँगी। मैं अपना शोध ज़्यादा मात्रा में करूँगी और ज़्यादा वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित कराऊँगी। मैं अपने इलाके की सबसे फिट महिला बनूँगी। मेरा घर आदर्श रहेगा। मैं सबसे अच्छी पत्नी बनूँगी और सबसे बढ़कर आदर्श माँ रहूँगा। जैसा आप सभी जानते हैं, इस चक्कर में मैं अत्यावश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और अपनी ऊर्जा हर तरफ बिखेरने लगी। मेरी बहन ने जो कामकाजी जूते दिए उनकी बदौलत काम बना, लेकिन फिर भी मैंने सुपर वुमन बनने की अपनी इस इच्छा को छोड़ना था। एक बार जब मैंने इस इच्छा को छोड़ दिया तो मैं अपना ध्यान वहाँ केंद्रित कर पाई जहाँ मुझे ज़रूरत थी। जब मुझे ज़रूरत थी, जाहिर है वह मुझे हमेशा बेहतर प्रदर्शन और सफलता की ओर ले गया। अब बॉब ने अपना गला साफ किया और केन की ओर मुड़कर बोले, मुझे आपको बताना होगा, जब मेरा पहला कारोबार असफल हुआ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा कि इसकी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं था। मैं खुद को दिवालिया घोषित करने की कगार पर था। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह अपने कुछ विचारों और तौर तरीकों को छोड़ने का समय था। मुझे हमेशा खुद पर गर्व रहा था कि मैं अपने कर्जदारों को हमेशा 30 दिनों के भीतर भुगतान कर देता था। देखिए, मुझे उस गर्व को छोड़ना पड़ा। एक बार जब मैंने अपने गर्व को छोड़ दिया तो मैं फ़ोन पर कर्जदारों को बताने के लिए स्वतंत्र हो गया कि कंपनी के सामने आर्थिक समस्याएं हैं और मैं उनसे किस तरह निपटने की योजना बना रहा हूं। आप जानते हैं, इस वजह से उनमें से किसी ने भी मुझे कमतर नहीं माना। वास्तव में उन्होंने मेरी ईमानदारी की सराहना की और भुगतान की नई शर्तों को खुशी खुशी मान लिया। आपको धन्यवाद। यह काफ़ी मायने रखता है कि आपने अपनी कहानियाँ बताईं, केन बोला। फिर वह क्रिस की ओर मुड़कर आगे कहता है, मैं जो करता हूँ, आपने मुझे बदलने की बुद्धिमानी दिखाई और आपने बताया कि मैं उस परिवर्तन से 30 दिनों तक हर दिन चिपका रहूं ताकि यह स्वचालित बन जाए। मैं ये एक बार पहले ही कर चुका हूं और अब मैं अगला परिवर्तन कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्रिश, अगर मेरी पत्नी और बच्चे यहाँ होते तो वे भी आपको धन्यवाद देते। ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले लोग तथा मेरे मित्र भी, दरअसल हर व्यक्ति आपको धन्यवाद देता जिसके भी संपर्क में हर दिन आता हूँ। मेरे प्रदर्शन में उछाल यह सीखने के बाद आया कि मेरे विचारों में यह शक्ति है कि वे लक्ष्य हासिल करने में मेरी मदद करें। जो मेरे विश्वास या मददगार नहीं हैं, उन्हें मैं बदल सकता हूँ। इसके अलावा मैं अपनी कल्पना का उपयोग करके लक्ष्य हासिल करने का मानसिक चित्र बना सकता हूँ। केन ठहरा और जेफ की ओर मुड़ा। जेफ, आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे पजल का आखिरी टुकड़ा दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे हर दिन बेहतर बनने के लिए जिस ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता है, उनके लिए मुझे एकाग्र प्रयास और सुनियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों का चक्र बनाने की ज़रूरत है। केन ने कहा,
आप जानते हैं मैंने आपसे कैसे कहा था कि हर रात 8 घंटे सोना मेरी अगली नई आदत हो सकती है। देखिए, यही वह आदत है जिस पर मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। जब जेफ ने कदम उठाने के लिए उसकी प्रशंसा की तो केन थोड़ा असहज महसूस करने लगा। धन्यवाद जेफ, लेकिन मैं नहीं चाहता आप ये सोचें कि मैंने सब कुछ पूरी तरह कर लिया है। उसने कहा, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ अभी तक। जेफ ने कहा, दरअसल हम में से कोई भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया है केन। क्रिस ने कहा, इससे जागने पर हर सुबह जीवन रोमांचक बनता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? केन हैरान था। निश्चित रूप से मैं ही अकेला होऊंगा जो अब भी इस नई स्थिति से तालमेल बैठा रहा हूँ। आप सभी इतने, उसने टेबल के चारों ओर के चेहरे देखते हुए सभी शब्द की तलाश की। आप सभी इतने असाधारण हैं। वास्तविकता की जांच करने का समय है। जेफ ने कहा, देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरे पिताजी अपने एक सहकर्मी को मुझसे मिलाने लाए थे जिन्होंने मुझे समझाया कि कामकाज और स्वास्थ्य लाभ में संतुलन स्थापित कैसे किया जाए। निश्चित रूप से, केन ने कहा, वे सहकर्मी और कोई नहीं बल्कि बॉब ही थे। बॉब? केन ने कहा और अपनी आवाज़ में अविश्वास को नहीं छिपा पाया। वह बॉब का संबंध सुविचारित अभ्यास, समर्पण, एकाग्रता से जोड़ता था, आराम के अंतरालों से नहीं। बॉब हंसे और बोले, आपके ख्याल से मैं स्वास्थ्य लाभ में एक तरह का विशेषज्ञ क्यों बना? क्योंकि मैंने काम और चिंता के मारे खुद को लगभग मार ही डाला था। कार्लोस ने कहा, मुझे सचमुच खुद को आराम के अंतरालों की याद दिलानी पड़ती है। ओह हाँ, मैंने आपका कैलेंडर देखा है। केन को याद आया। उनका कैलेंडर? अब जरा उन्हें देखो, आराम फरमा रहे जेफ ने कहा। कार्लोस उठकर खड़े हो गए थे और खाली प्लेट उठाने के लिए टेबल के चारों ओर घूम रहे थे बिजली की गति से। देखिए, मुझे इस बारे में सावधान रहना होता है कि मैं गलत कार्यों पर ध्यान केंद्रित ना करूं और महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह के 2 बजे तक न छोड़ दूं। यह मेरी आदत नहीं बन पाई है, पैट ने कहा, अभी तक। मुझ में असहायक विश्वासों को बदलने और अपने लक्ष्य हासिल करने के चित्र देखने की आदत नहीं पड़ी है अभी तक, कोच जिम ने कहा और वे सभी इस पर दबी हंसी हंसने लगे। क्रिस ने कहा, केन 1% का फॉर्मूला अचानक पूर्णता हासिल करने के बारे में नहीं है, जो सौभाग्य की बात है, क्योंकि पूर्णता हासिल करना संभव ही नहीं है। 1% का फॉर्मूला हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करने के बारे में है। इसे हासिल किया जा सकता है, केन ने कहा। वह ठहरा, फिर बोला, ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैंने अभी अभी कहा था कि इन सिद्धांतों पर लगातार अमल करना एक चुनौती है, लेकिन मेरे जीवन के कुछ क्षेत्रों में ये सिद्धांत इतनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं कि मुझे 1% से ज़्यादा सुधार मिल रहा है। क्या यह ठीक है? हर कोई हंसने लगा। जाहिर है, आपको कुछ चीज़ों में 1% से ज़्यादा सुधार मिल रहा है और यह बहुत अच्छी बात है, कोच जिम ने उसे आश्वस्त किया। दरअसल यह बेहतरीन है। लगभग हर व्यक्ति को सुधार के कम से कम कुछ क्षेत्रों में कार्य करने पर 1% से ज़्यादा सुधार मिलता है। इसके बाद बातचीत की बागडोर बॉब ने संभाल ली। हम 1% पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि यह लगभग असंभव है कि कोई 1% सुधार की इस कोशिश से इनकार कर दे, क्योंकि इसलिए भी हम जानते हैं कि अगर आप इस सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आपको कम से कम 1% सुधार की गारंटी मिल जाती है। आपको इससे ज़्यादा सुधार दिख सकता है। वास्तव में ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा सुधार ही दिखता है। एक सेल्स प्रतिनिधि था जिसने अपने सेल्स वॉल्यूम को महीने में कम से कम 1% सुधारने का लक्ष्य तय किया। इसके बाद उसे नियमित रूप से इसमें हर महीने 2-3% सुधार मिलने लगा। आप जो विशाल लक्ष्य देखते हैं वे भी आमतौर पर या तो सैकड़ों 1% सुधारों का परिणाम होते हैं या फिर कार्य में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्होंने लीवरेज की वजह से ज़्यादा बड़ा परिणाम उत्पन्न कर दिया। यह सब सापेक्ष है, क्रिस ने कहा। यह उस समय सीमा पर निर्भर करता है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुधार की दर बहुत अलग दिख सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है
कि आप इसे एक दिन के संदर्भ में देखते हैं या एक महीने या एक साल में। यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप अपने किसी कार्य में जिस तरह से आप कोई चीज़ करते हैं सुधार का मूल्यांकन कर रहे हैं या उस कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं। आप आमतौर पर तुलनात्मक रूप से बहुत कम समय में कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप कोई चीज़ किस तरह से करते हैं सिर्फ एक दिन में ही आप उसमें कम से कम 1% सुधार कर सकते हैं, लेकिन परिणामों पर परिवर्तन देखने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। यह एक सप्ताह, एक महीना, एक तिमाही या एक साल भी हो सकता है। केन ने कहा, यह तो वैसा ही है जब आपने पत्रिकाओं के साथ अपनी आदत बदली थी जिनका आपकी डेस्क पर ढेर लग रहा था। आपने अपने कार्य बदल लिए और हर दिन नया जर्नल पढ़ने लगी और पुराने ढेर में से एक जर्नल भी पढ़ने लगी। तुरंत ही आपके कार्य में कम से कम 1% का सुधार हो गया, लेकिन आपको जो लक्ष्य यानी अंतिम परिणाम चाहिए था, एक साफ सुथरी डेस्क जो साफ सुथरी ही बनी रहे, उसे हासिल करने में आपको 2 महीने लग गए। सही कहा केन, कृष्ण ने कहा। अहम बात यह है कि शुरुआत में आप बैठते हैं और उस सुधार के बारे में सोचते हैं जो आप अपने किसी कार्य में करना चाहते हैं, और वह सुधार जो आप उस कार्य के परिणामों में देखना चाहते हैं। फिर आपको ये निर्णय लेने की ज़रूरत होती है कि क्या आप उन सुधारों को एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में, एक तिमाही में या एक साल में हासिल करने जा रहे हैं। केन ने टेबल पर चारों ओर देखा और कहा, आपने जो सिद्धांत बताए हैं उसमें मुझे बहुत समझदारी नज़र आती है। वास्तव में वे इतने सरल और सीधे हैं कि मैं बस यह जांच करना चाहता हूँ कि कहीं मुझसे कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। केन, आपने आज यहाँ जो कहा है उससे मैं जान गया हूँ कि अब आपके पास वे सारे साधन हैं जिनकी ज़रूरत आपको उत्कृष्टता का जीवन जीने के लिए है। बॉब ने कहा, आप देखने लगते हैं कि इन सिद्धांतों पर चलकर आप कम से कम 1% और अक्सर इससे ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि यह आपके लिए लुभाना वाला होगा कि आप सारी चीज़ों को एक साथ सुधारने की कोशिश करें। अपने जीवन के सभी हिस्सों में एक साथ बेहतर बनने की कोशिश ना करें। सबसे पहले एक क्षेत्र में सिर्फ 1% बेहतर बनने के लिए काम करें और उसे पुख्ता कर लें। फिर किसी दूसरे पहलू पर काम करें। जल्द ही आप 1% बेहतर बनने पर काम नहीं कर रहे होंगे, आप तो ऐसे ही बन जाएंगे। करें और फिर बने। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह हमेशा आसान होगा। आपके सामने चुनौतियाँ आएंगी, वे जीवन और प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसा कृष्ण ने हमें बताया है, हम में आरामदेह दायरे की ओर लौटने की प्रवृत्ति होती है, भले ही जो आरामदेह है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ना हो। आप उस रास्ते पर चलने के लिए ललचा भी सकते हैं जिस पर आपके आसपास के लोग चल रहे हैं। भीड़ के बजाय अपने खुद के मार्ग का अनुसरण करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन मेरा यकीन माने केन, इस मार्ग पर चलने के लाभ असाधारण हैं और असीमित भी। उस सुधार और संतुष्टि की कोई सीमा नहीं है जिसे आप अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज़ का एक लहर प्रभाव होता है। केन ने टेबल पर सभी के चेहरे देखे और फिर सलामी के अंदाज में अपनी कैप उठाई। उसने कहा, मैं आप सभी 1% वाले लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। कार्लोस ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी 1% वाले लोगों से आपका क्या मतलब है? हाँ केन, मैं सोचता हूँ आपका मतलब था हम सभी। कोच जिम ने कहा। टेबल पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। अब उन सभी ने अपनी कैप उठाकर उसे भी सलाम किया। साल में 2-3 बार केन और उसके कुछ पुराने मित्र मिलते थे ताकि एक दूसरे के जीवन के बारे में जान सकें और आराम कर सकें। इस रात वे टीवी पर एक फुटबॉल मैच देखने के लिए डेविड के घर गए थे। जब वे पिछली बार एक दूसरे से मिले थे तब से जीवन डेव के लिए आसान नहीं रहा था। उसका व्यवहार टूट गया था। अब उसके पास सुरक्षित नौकरी नहीं थी, बल्कि वह अनुबंध के पदों पर काम कर रहा था। दूसरे लोगों ने डेव को बताया कि यह कितना बेहतरीन था
कि ऐसे हाल में भी सकारात्मक और आशावादी नज़रिया रख रखा था। लेकिन केन को लगा कि आशावाद के नीचे वो अपने मित्र में कुछ और देख सकता था। उसकी आंखों के भाव देखकर केन को एहसास हुआ कि डेव एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था, परिस्थितियों से असंतुष्ट था और किसी नए रास्ते की तलाश कर रहा था। मैच खत्म होने पर बाकी लोग चले गए थे, केन वहीं रुका रहा। जब उनके मित्रों की कारों की आवाज़ें खत्म हो गई तो डेव ने कहा, केन, तुम्हारा जीवन इस समय बेहतरीन नज़र आता है, इसलिए तुम मुझे इतने अच्छे दिख रहे हो। धन्यवाद डेव, मैं सचमुच अच्छा महसूस करता हूँ, केन ने कहा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ अपने आप तुम्हारे चाहे अनुसार हो रही हो, है ना? तुम्हारे बारे में कुछ तो अलग है। मेहरबानी करके मुझे गलत मत समझना, तुम अब भी पुराने तुम हो, मेरे कॉलेज के दोस्त केन, लेकिन तुम पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा सकारात्मक, ज़्यादा मानसिक रूप से स्थिर हो। ऐसा क्या हुआ जिससे यह चमत्कार हो गया? मैं वाकई खुश हूँ तुमने ये बात पूछी, डेव, केन ने कहा। मैं एक यात्रा पर हूँ, मैं कुछ बहुत असाधारण लोगों से मिला हूँ और मैंने अपना जीवन जीने के कुछ सचमुच प्रभावी तरीके सीखे हैं, जिनसे मैं हर दिन बेहतर और बेहतर प्रदर्शन करता हूँ। परिणाम अविश्वसनीय रहे हैं, डेव। अब सामने वाले सोफे पर आगे की ओर झुका था और केन ने उसके चेहरे पर वैसी ही चमक देखी जो कोच जिम ने शायद उसकी आंखों में उसके बेटे के फुटबॉल मैच वाले दिन देखी थी। कॉफ़ी मिलेगी? केन ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा सुनने के लिए तैयार हो और मैं सोचता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ उसमें तुम्हारी रुचि होगी। यहीं पे पार्ट 7 समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।